मेरी नानी अम्मा ने ज़िक्र किया, बेटा आप डॉक्टर बन जाओ, वो कभी भूखा नहीं मरता। बिग फोर बहुत बड़े नाम होते हैं कि क्लाइंट उनके पास खुद आते हैं हुँ, हुँ। कि ये हमने आपसे काम करवाना है, और बाकी फर्म्स जो न्यू एस्टेब्लिश हैं हुँ, हुँ। उन्होंने क्लाइंट्स के पास जाना होता है कि आप हमसे काम करवा लें। हुँ, हुँ। तो ये आपने कैसे मैनेज किया? उसके अंदर एक नॉर्मल बुककीपर की एवरेज सैलरी यूएसए में है $4,000। अगर आप इसे पाकिस्तान के उसमें कन्वर्ट करें तो दैट टर्न्स अराउंड टू 12 साढ़े 12 मोर देन लाख वन रुपए मिलियन बनते हैं, यस। ठीक है? अच्छा नहीं देखें बेसिकली प्रोग्राम की हद तक बात ये है कि उन्होंने ऑडियंस को भी खुश रखना है, ठीक है ठीक ना? है। तो उसके अंदर तो डेफिनिटली इट्स नॉट लाइक दैट कि 5 मिनट या 10 मिनट में किसी ने आके मुझे प्रेज़ेंट किया और मैंने कहा ये लो आप 100 करोड़ का चेक ले लो। अच्छा, शार्क टैंक पे भी बात करते हैं, हुँ, इसमें मैं आपकी इनपुट ज़रूर लूँगा, बट मैं ये जानना चाहता हूँ कि इसमें चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का क्या रोल होता है? लाइक हुँ, लेट्स से मेरे पास एक आईडिया है हुँ। कोई बिजनेस का, तो मैं आपके पास आऊँगा कि आप मुझे क्या क्या करके दें? मुझे अच्छा, बताएं ज़रा। उसने मुझे कहा कि यार अगर फ़र्म ना चली तो किचन कैसे चलेगा? एंड आई सिंपली आस्क्ड हिम कि यार मैं जहाँ जॉब कर रहा हूँ अगर ये बिज़नेस ख़त्म हो गया तो किचन कैसे चलेगा? हाँ। अस्सलाम वालेकुम रुमान, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। रुमान साहब, सबसे पहले तो मैं आपकी जर्नी जानना चाहता हूँ कि आप इस फील्ड में कैसे आए और हुँ। स्ट्रगल क्या रही हैं आपकी? अच्छा फ़ील्ड में तो मैं इस तरह से आया कि बेसिकली माय फादर इज़ अ डॉक्टर और माय एल्डर ब्रदर इज़ अ डॉक्टर। इनफैक्ट मेरी पूरी फ़ैमिली में ज़्यादातर डॉक्टर्स ही हैं। तो उन सब की लाइफ़ देखकर जो बहुत ज़्यादा हेक्टिक थी, तो मैंने डिसाइड किया कि नहीं यार ये मैं नहीं कर सकता। तो जब डिसीज़न लिया तो मुझे इनफैक्ट मेरी नानी अम्मा ने ज़िक्र किया कि बेटा आप डॉक्टर बन जाओ वो कभी भूखा नहीं मरता। तो अच्छा। आई आई वाज़ अ बिट टेकन बैक बाय दिस मेंटालिटी कि यार ये हमारी आगे थर्ड जनरेशन तक ये मेंटालिटी जा रही है। तो ख़ैर डिसीज़न हुआ हुआ उसके बाद मेरे फ़ादर ने मुझे कहा कि अगर आप डॉक्टर नहीं बनना चाहते तो फिर यू शुड परस्यू सम एग्ज़ेक्टिव जॉब और लाइक समथिंग लाइक दैट और उन्होंने फिर मुझे कहा कि आप सीए की तरफ जाएँ। सही। आई टूक इट एज़ अ चैलेंज कि ठीक है सीए करते हैं। उससे पहले ज़्यादा मुझे आइडिया नहीं था इस फ़ील्ड के बारे में अपार्ट फ्रॉम द फैक्ट जो मिथ मैंने मार्केट में सुनी हुई थी कि सीए कभी पास नहीं होते। तो हाँ। लेकिन स्टिल आई स्टार्टेड माय जर्नी और वहाँ से फिर जर्नी का स्टार्ट हुआ। सीए इंटर अल्हम्दुलिल्लाह मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में सारा क्लियर होता गया और उसके बाद आई लकीली लैंडेड इन द वन ऑफ द बिग 4 फर्म्स जहाँ फर्ग्यूसन जहाँ से मैंने अपने आर्टिकल्स किए और आर्टिकल्स करने के बाद जहाँ जैसे ही आर्टिकल्स एंड हुए कोविड पीरियड आ गया और कोविड पीरियड की वजह से बाहर ना दुनिया में कहीं जॉब मिल रही थी। इनफैक्ट पाकिस्तान के अंदर भी जॉब मिलना बहुत मुश्किल था। तो उस वहाँ से लेकिन कुछ जॉब्स मैंने देखी, कुछ अरसा मैंने एक टेक्सटाइल कंपनी में भी काम किया, जिसको मैं रेफ़र करता हूँ कि वहाँ मैंने चिल्ला काटा था क्योंकि एग्ज़ैक्टली वो 40 दिनों के लिए मैंने वहाँ जॉब की सही। व्हिच वेयर थिंग्स डिडन्ट गो वेल और उसके बाद फिर मैंने डिसाइड किया कि नहीं आई एम नॉट दैट गाय कि जो मैं एटलीस्ट पाकिस्तान की कुछ ऐसी इंडस्ट्रीज़ हैं जहाँ पे जॉब नहीं कर सकता और स्पेशली जब आपको बताया जाए कि आपने क्या करना है, क्या नहीं करना, तो वो आई थॉट कि मैं अपने स्किल्स को यूटिलाइज़ नहीं कर सकूँगा। तो सही। वहाँ से फिर आई डिसाइडेड कि मुझे अपनी ही सर्विसेज़ देनी है और वहाँ से फिर मैंने अपने सीए फर्म बनाई और वहाँ से अपने सफ़र का आगाज़ किया। ऑलराइट। अच्छा, ये सीए फर्म जो आपने बनाई, अपनी हुँ, सर्विसेज की आपने बात की कि वो आप उसको यूटिलाइज सही नहीं कर रहे थे, हुँ, हुँ। तो एक्चुअली बताएं कि वो फर्म का क्या ऑब्जेक्टिव था और वहाँ पे आप कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, फिर बात करते हैं डिटेल में इनकी। अच्छा तो फ़र्म का ऑब्जेक्टिव और जो विज़न था वो तो यही था कि एक चीज़ मैंने नोट ये की थी कि हमारे यहाँ ये बहुत ट्रेंड है कि आप लोकल लेवल पे एक फ़र्म बनाओ और बाहर से किसी फ़र्म की एफ़िलिएशन ले लो। सही। और वो जो एक उसमें एक इंग्लिश नाम, एक इंग्लिश ब्रांड अटैच हो जाता है तो वो हमारी मेंटालिटी में आता है कि नहीं बहुत ज़बरदस्त फ़र्म बन गई है। अच्छा। तो मैं इस प्रोसेस को रिवर्स ट्राई ज़रूर करना चाहता था। मतलब आई वोंट क्लेम कि मैं इसको 100% कर जाऊँगा, बट ट्राई करने में क्या हर्ज है? सही। तो मैं चाहता ये था कि हम वहाँ पे सर्विसेज एक्सप्लोर करें रादर देन कि पाकिस्तान के अंदर जो ऑलरेडी बिग एस्टेब्लिश्ड कंपनीज़ हैं, उनके साथ कम्पीट करें, व्हिच वुड बी अ बिट अनरियलिस्टिक। हाँ। हम एक्सप्लोर करें कि ब्रॉडर वर्ल्ड वाइड मार्केट में कौन-कौन सी सर्विसेज हम दे सकते हैं और उनको टैप करें। सही। तो इसके अंदर अगर आप देखें किसी भी किसी भी कंट्री का जो एक बैकबोन होती है इकोनॉमी की, वो स्मॉल एंड मीडियम साइज़ बिज़नेसेस होते ठीक हैं। है। जो आपके बिग 4 या इवन के बिग 10 जायंट्स हैं, जो ये फर्म्स हैं, ये ज़्यादातर एमएनसीज़ और टॉप लेवल क्लाइंट्स को काम कर रहे होते सही। हैं उनके साथ। लेकिन जो छोटी बिज़नेसेस हैं, जो छोटे सारे मीडियम और स्मॉल मीडियम साइज़ बिज़नेसेस हैं, उनके लिए कुछ सर्विस प्रोवाइडर्स में बहुत कमी है अभी, सही। स्पेशली जो क्वालिटी सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, तो वो मार्केट को जो है ना टैप करना हमारा मकसद था।
अब उसके अंदर जो सर्विसेज हैं वो अगर हम स्टार्ट करें बिल्कुल बेसिक से, दैट इज़ अकाउंटिंग एंड बुक कीपिंग, और फिर वहाँ से आगे हम बिल्डअप करते जाएं, बिजनेस एडवाइजरी आती है, इसके अंदर स्टार्टअप एडवाइजरी सर्विसेज है, टैक्सेशन की सर्विसेज हैं। तो ये ब्रॉडर कैटेगरीज हैं। इनफैक्ट इसके साथ साथ कहीं ना कहीं कुछ डाटा एनालिटिक्स का भी पोर्शन है जो हमें एज अकाउंटेंट्स हमें कवर करना पड़ता है, बिकॉज व्हेन वी वांट टू मेक इन्फॉर्म डिसीजन मेकिंग, तो इस एस्पेक्ट को भी हमें किसी एंगल तक देखना पड़ता है। तो ये ब्रॉडर सर्विसेज है जो सही। हम प्रोवाइड करते अच्छा रुमान, मेरा आपसे क्वेश्चन ये होगा कि बिग फोर हैं। बहुत बड़े नाम होते हैं कि क्लाइंट उनके पास खुद आते हैं हम्म, कि ये हमने आपसे काम करवाना है, और बाकी फर्म्स जो न्यू इस्टेब्लिश हैं हम्म, उन्होंने क्लाइंट्स के पास जाना होता है कि आप हमसे काम करवा लें। हम्म, तो ये आपने कैसे मैनेज किया? और एक इसके और रिलेटेड एक क्वेश्चन है कि आपकी कोर एक्सपर्टीज ऑडिट में थी या टैक्सेशन में थी, एक डिपार्टमेंट में, बट जब आप एक फर्म न्यू इस्टेब्लिश करते हैं और ओवरऑल छोटे बिजनेसेस को टारगेट करते हैं या मीडियम स्केल के बिजनेसेस को, तो वहाँ पे फिर आपको टैक्स, एडवाइजरी, ऑडिट सबका आपको पता होना चाहिए। तो ये फिर आपने कैसे टैकल किया? अच्छा देखें, इसके अंदर मैं ये चीज़ बताना चाहूँगा कि बेशक आपने आर्टिकल्स ऑडिट में किए हैं, टैक्सेशन में किए हैं, या किसी भी डिपार्टमेंट में किए हैं, आपने एक तो वो कोर स्किल सीखी, दैट इज़ फाइन, लेकिन आपको आर्टिकल्स में आपको एक एटीट्यूड भी समझ में आता है। इस जहाँ से मैंने आर्टिकल्स किए फर्ग्यूसन से, हमें वहाँ पे एक बात मशहूर थी कि आपको बस काम दे दिया जाता है और आपने खुद वे आउट उसमें से निकालना है कि वो काम आपने किस तरह से करना है। जो इनिशियली लेवल पे किसी भी एक ट्रेनी स्टूडेंट को शायद लगता है कि यार दैट इज़ नॉट फेयर टू मी, बट दैट इज़ द मोस्ट फेयरेस्ट थिंग कि जो किसी के साथ हो रही है। ठीक है। उसकी रीज़न ये है कि बेसिकली वो आपका जो एटीट्यूड होता है ना कि यार काम मैं कर सकता हूँ। तो जो आपने बताया कि अगर मेरे पास फॉर एग्ज़ाम्पल क्वालिफ़िकेशन कंप्लीट है और मैंने वहाँ पे 3 साढ़े 3 साल के आर्टिकल्स भी किए हुए हैं, जिसमें ऑडिट में भी देखें ना, ऑडिट में सिर्फ़ एक एरिया तो नहीं है। ऑडिट एक ब्रॉडर, आप पूरी कंपनी के फाइनेंशियल्स की तकरीबन हर एरिया को ही टच कर जाते हैं। तो उसमें काफ़ी आपका एक ब्रॉड एक्सपीरियंस तो आ जाता है। ठीक है। उस एक्सपीरियंस को प्लस जो क्वालिफ़िकेशन आपके पास है, ऑन टॉप ऑफ दैट जो एटीट्यूड आपके पास है कि यार आई कैन गेट थिंग्स डन, ये काम मैं कर सकता हूँ, काम कोई भी ऐसा नहीं है जो मैं नहीं कर सकता। अगर दुनिया में कोई और कर रहा है तो काम तो हो सकता है, सही। मुझे जस्ट वो एटीट्यूड चाहिए कि मैं वो काम कर सकता हूँ। सही। तो उसकी बेसिस पे कोई भी काम हो वो आप बिल्कुल डिलीवर कर सकते हो। और इसमें एक और अच्छी चीज़ कहने के जो आई गॉट लकी कि इसमें जब आप एक टॉप लेवल पे क्लाइंट्स को डील कर रहे हो, उनकी कॉम्प्लेक्सिटीज़ को डील कर रहे हो, तो इट बिकम्स रिलेटिवली सिंपलर कि आप जो स्मॉल या मीडियम साइज बिजनेसेस को सर्विसेज देते हो इन अ वे। बट जहाँ इसमें चैलेंजेस आए, वो चैलेंजेस ये आए कि जो आपने दूसरा क्वेश्चन किया कि क्लाइंट्स को कैसे सेटिस्फाई करना है। डेफिनेटली जो बिग बिजनेसेस हैं उनके बजट्स हैं, उनके लिए चार्टर्ड अकाउंटेंट की सर्विसेज हायर करना इज़ नो बिग थिंग। बट जो एक स्मॉल बिजनेस है जो अभी जस्ट इस्टेब्लिश हुआ, स्टार्टअप है, मीडियम साइज बिजनेस है, जिनके मे बी लाइक 5 to 10 या 10 to 20 एम्प्लॉयज़ हैं, उनके लिए ऑल ऑफ अ सडन एक चार्टर्ड अकाउंटेंट को ऑनबोर्ड करना इट्स अ ह्यूज थिंग। तो इसके अंदर जो एक चीज़ मैंने टैप की सबसे पहले तो ये कि दे डोंट नीड टू हायर अ फुल टाइम चार्टर्ड अकाउंटेंट, मतलब उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। सही। और वो उनको जो एक चीज़ पहले सेल की जा सकती है वो ये कि यार आप मेरा टाइम बाय कर सकते हैं। मे बी इट्स लाइक 2 आवर्स पर वीक और लाइक 4 आवर्स पर वीक, और मे बी इट्स लाइक 4 आवर्स पर मंथ। तो उसकी बेसिस पे जो ब्रॉडर लेवल डिसीजन मेकिंग है आप उसमें मेरा जो है ना इनपुट ले सकते हैं, जो ब्रॉडर लेवल एनालिसिस है आप उसमें मेरा इनपुट ले सकते हैं। एंड अगेन इट मेक सेंस टू देम कि या वी आर गेटिंग सर्विसेज फ्रॉम अ सीनियर लेवल चार्टर्ड अकाउंटेंट, और मुझे उतना पे भी नहीं करना पड़ रहा, ठीक है। बल्कि इनफैक्ट उन कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे जो मैं पे कर रहा हूँ वो मे बी मेरे फुल टाइम एम्प्लॉय से भी बहुत कम है। तो ये कुछ एरियाज हैं कि जहां आपने क्लाइंट को बताना है कि यू कैन ऐड वैल्यू और किस तरह से वो उनके लिए कॉस्ट इफेक्टिव भी होगा। सही। एंड एट द सेम टाइम इट गिव्स यू द लिबर्टी कि आप किसी एक बिजनेस या एक क्लाइंट के साथ स्टक इन नहीं रहते। अगर आप मंथ बेसिस पे 2-4 क्लाइंट्स को सिर्फ 2-2 3-3 घंटे दे रहे हैं तो आपके पास इनफैक्ट अगर आप गौर करें सारा महीना ही फ्री है अवेलेबल बाकी अपनी सर्विसेज देने के लिए। लेकिन स्टिल इसमें एक चीज़ मैं बताता चलूँ, वो ये है कि स्टिल एक गैप जो मैंने फील किया वो ये है कि बिग फोर फर्म्स में आपके क्लाइंट के साथ इंटरेक्शन तो होता है, लेकिन जो टॉप लेवल बोर्ड है उनका, जो मेन डिसीजन मेकर्स हैं, उनके साथ इंटरेक्शन बहुत लिमिटेड होता है। इफ़ आई टॉक अबाउट माय आर्टिकल्स, मेरा मे बी लाइक 2-4 बार ही ऐसा एक्सपीरियंस रहा कि मैं किसी ऑडिट कमेटी की बोर्ड मीटिंग में मैं बैठा हूँ। सही। तो
वहाँ पे आपको एक थोड़ा-सा गैप आता है, जो कि वेरी इंटरेस्टिंगली अगर आप मीडियम साइज़ फर्म्स में आपके आर्टिकल्स हैं, तो वो निस्बतन वो गैप कम होता है क्योंकि डायरेक्ट जो क्लाइंट पे ओनर्स हैं या जो शेयर होल्डर्स हैं, आपका उनके साथ इंटरेक्शन हो जाता है, तो थोड़ी-सी कमर्शियल साइड भी आपको समझ आ जाती है कि क्लाइंट के साथ जो डायरेक्ट जो पर्सन हू इज़ हायरिंग मी, मुझे उसके साथ किस तरह से इंटरेक्ट करना है। मैनेजमेंट के साथ तो हर बंदा इंटरेक्ट कर लेता है, लेकिन जो एक्चुअली हायरिंग पर्सन है, जो क्लाइंट है, जिसको हमने वैल्यू एक्चुअली में देनी है, सही उसके साथ कैसे इंटरेक्ट करना है। तो इट वाज़ अ बिट ऑफ अ चैलेंज बट अगेन एज़ आई मेंशन कि एटीट्यूड अगर है कि यार काम मैं कर सकता हूँ, तो बस आपको उसको जस्ट करते चले जाना है एंड प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। अच्छा, क्वालिफिकेशन के बाद हुँ, हुँ। जॉब परसू करना एक नेचुरली सबसे पहला हुँ, ऑप्शन होता है हुँ, और सेफ भी है, चलें हुँ, इनकमिंग मंथली इनकम आ रही है। हुँ, बट एक फर्म एस्टेब्लिश करना, क्या ये चैलेंजिंग नहीं था? और बाय द टाइम पहले मे बी आपके पास कोई क्लाइंट ना हो, फिर हुँ। आपने स्ट्रगल की, क्लाइंट लेके आए। ये क्या इतना ही आसान था जितना लगता है? अच्छा इसमें मैं जब मैंने ये फ़र्म स्टार्ट करने का डिसीज़न लिया इंटरेस्टिंगली इनफ कि मैंने अपने कुछ जो सर्कल में लोगों से डिस्कस किया। इनफैक्ट ऐसे भी लोगों से डिस्कस किया जो बिल्कुल भी सीए फ़ील्ड को जानते नहीं थे। और आई वाज़ लुकिंग फॉर पर्सन जो नेचुरली नेगेटिव है। ठीक है। नेगेटिव नॉट इन दैट सेंस जस्ट कि वो पहले नेगेटिव साइड सोचते हैं कि यार कुछ मसला तो नहीं हो जाएगा, कोई ख़तरा तो नहीं है इस चीज़ में। एंड द रीज़न व्हाई आई वाज़ डूइंग इट कि यार ये मुझे उन तमाम एंगल्स को सोचने पे मजबूर कर देंगे, जो मैं शायद नहीं सोच रहा। सही। जस्ट टू मेक श्योर कि जब मैं इस जर्नी में जा रहा हूँ, तो हुँ, मैंने हर पॉसिबिलिटी सोच ली है। सही। और वेरी इंटरेस्टिंगली कि एक मेरा फ्रेंड ऑफ माइन उसके साथ मेरी डिस्कशन हो रही थी हू इज़ अ वेरी नेगेटिव पर्सन इन दैट एस्पेक्ट कि बहुत फूँक-फूँक के कदम रखता है। सही। तो उसने मुझे कहा कि यार अगर फ़र्म ना चली तो किचन कैसे चलेगा? यस। एंड आई सिंपली आस्क्ड हिम कि यार मैं जहाँ जॉब कर रहा हूँ अगर ये बिज़नेस ख़त्म हो गया तो किचन कैसे चलेगा? हुँ, तो उसका उसके पास इसका आंसर नहीं था। तो एट दैट मोमेंट आई फाउंड फाउंड आउट कि यार नहीं, मेरे पास अब हर चीज़ का आंसर है। आई जस्ट नीड टू हैव सम फेथ क्योंकि किचन मैंने नहीं चलाना। मेरा काम है एफर्ट करना, सही। ठीक है? जॉब भी मैं जहाँ कर रहा हूँ, कुछ भी मतलब आप वहाँ पे क्या सिक्योरिटी है आपके पास कि वो सब हुँ, चलता रहेगा। सही। कोई किसी और के जो बंदा बिज़नेस कर रहा है, आप उसके ऊपर बिलीव कर रहे हैं कि यार ये क्योंकि बिज़नेस कर रहा है, ये बिज़नेस चलता रहेगा। सही। वो आप अपने ऊपर बिलीव क्यों नहीं कर रहे? आप सही कह रहे हैं। हमारे एक वो सीए में ही बड़े नामवर टीचर हैं, मैं उनकी काफ़ी रिस्पेक्ट करता हूँ, सर नासिर अब्बास। हुँ, उनके अल्फ़ाज़ थे मुझे आज तक याद है, उन्होंने कहा था कि पता नहीं कौन-सा वक़्त आएगा, कब आएगा वो वक़्त कि जब चार्टर्ड अकाउंटेंट्स खुद अपना बिज़नेस करेंगे। हुँ, आप इतनी एफ़र्ट करते हैं, सही। इतनी एक-एक चीज़ आप अगर मैं ये कहूँ कि चार्टर्ड अकाउंटेंट बिज़नेस का मैकेनिक होता है, तो ये गलत नहीं होगा। सही। आपको हर एस्पेक्ट पता है, तो किसी और को सर्विसेज़ क्यों दे रहे हैं? हुँ। व्हाई नॉट योर ओन फिर बिज़नेस? भी अगर हुँ, 100% में से देखें तो हुँ। मोस्टली लोग जॉब ही कर रहे हैं। अ, कम लोग हैं जो कि अपनी प्रैक्टिस में या अपने बिज़नेसेस में हैं, और प्रैक्टिस से हुँ, चलें, प्रैक्टिस एक प्रोफ़ेशन में आ जाता है। हुँ, बट ख़ास जो एंटरप्रेन्योरशिप है, हुँ, लाइक कोई वो अदर देन हुँ, प्रैक्टिस बिज़नेस, हुँ। उसमें तो बहुत गिने-चुने लोग हैं जो कि वो इस तरह का काम कर रहे हैं। एक्चुअली उसमें अगेन देखिए हमारी एज़ अ जिस तरह से मैंने आपको बात बताई कि भूखे नहीं मरेंगे, वो किचन हुँ, हमारी सारी मेंटालिटी ना किचन के इर्द-गिर्द रिवॉल्व कर रही है। हुँ, जो कि कुछ हद तक जस्टिफाइड भी है क्योंकि कुछ हमारी जो ओवरऑल मैक्रो इकोनॉमिक सिचुएशन है, लेकिन हमें उससे बाहर निकलने के लिए हमें खुद स्टेप आउट सही। करना है। तो उसमें ऐसा नहीं होगा कि कोई आकर हमें ये चीज़ बताएगा, बिज़नेसेस करेंगे, फेलियर तो हमेशा होते हैं। हाँ, जॉब स्विच नहीं करते, आपके चार्टर्ड अकाउंटेंसी फील्ड में ही यू नो इट वेरी वेल कि कितनी ज़्यादा लोग जॉब स्विच करते हैं। बिल्कुल। तो क्या उनके ज़हन में वो डर होता है जब वो जॉब स्विच करते हैं दे आर ऑलवेज़ एंथुसियास्टिक कि यार कुछ अगला नया आ रहा है, मज़ेदार आ रहा है। सही। मैं मज़ीद लर्न करूँगा, मज़ीद अर्न करूँगा। हुँ, तो यही एटीट्यूड जब बिज़नेस करने लगते हैं तो वो कहाँ चला जाता है? तब हुँ, वो नेगेटिव क्यों हो जाता है कि यार सही, ना चला तो, ना बिका तो, करके तो देखें। सही है। जिनका बिक रहा है वो कोई और प्लैनेट में तो नहीं राइट। रहते। अच्छा, आपने ना अपनी सर्विसेज़ की बात की और इसमें हुँ, ऑफ़शोर सर्विसेज़ की भी आपने बात की। तो मैं ये हुँ, जानना चाहता हूँ कि ऑफ़शोर सर्विसेज़ में आप कौन-कौन सी सर्विसेज़ प्रोवाइड कर रहे हैं, इनका हुँ, स्कोप क्या है? हुँ, और अगर मॉनेटरी टर्म्स में बात करें लाइक नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे, तो क्या डिफरेंस देखते हुँ। हैं? अच्छा बेसिकली जो ऑफशोर सर्विसेज़ हम प्रोवाइड कर रहे हैं दैट फॉल्स इनटू मल्टीपल ब्रॉड कैटेगरीज़। उसमें ये है कि एक तो हम यूएस टैक्सेशन की सर्विसेज़ प्रोवाइड कर रहे हैं, उसके अलावा वर्चुअल सीएफओ की सर्विसेज़ हाँ, प्रोवाइड कर रहे हैं, इसके साथ-साथ स्टार्टअप एडवाइज़री की सर्विसेज़ प्रोवाइड कर रहे हैं एंड देन देयर इज़ अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल एनालिसिस एंड रिपोर्टिंग ये ब्रॉडर ये सर्विसेज़ प्रोवाइड कर सही। रहे हैं।
हाँ जी, और इसके अलावा इसके अंदर जो मॉनेटरी बेनिफिट है वो ये है कि लकीली इनफ कि जो रिसेंट हमारा रुपी डीवैल्यू हुआ है, इट मे साउंड अ बिट ऑड लकीली इनफ, बट उससे फ़ायदा ये हुआ है कि अगर आप वर्ल्ड वाइड एनालिसिस करें तो सबसे ज़्यादा जो फ्रीलांसर जो क्वालिटी सर्विस भी प्रोवाइड करते हैं वो आपके ये सब कॉन्टिनेंट के रीजन में पाए सही। जाते हैं, दैट इज़ बांग्लादेश, इंडिया एंड पाकिस्तान हाँ, एंड सम पोर्शंस ऑफ श्रीलंका एज वेल। हाँ, तो इसके अंदर अगर आप देखें रुपये की डिवैल्यू से हमें एज ये हुआ है हमारे हमसाए ममालिक में कि हम वही सर्विसेज हम लेसर रेट पे ऑफ़र कर सकते हैं विच सूट्स अस। सही। तो इसके अंदर डेफ़िनेटली अगर मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल दूँ, एक सिंपल स्मॉल एग्ज़ाम्पल लेते हैं कि जो कि मेरे ख़्याल बुक कीपिंग की ऐसी सर्विसेज़ हैं जो भी हमारी सीए फ़ील्ड से रिलेटेड बनता है, इवन कि अगर वो सीए इंटर भी है, अभी आर्टिकल्स कर भी रहा है, तो भी वो बुक कीपिंग की सर्विसेज़ बड़े ईज़िली प्रोवाइड कर सकते हैं। सही। तो उसके अंदर एक नॉर्मल बुक कीपर की एवरेज सैलरी यूएसए में है $4000। अगर आप इसे पाकिस्तान के उसमें कन्वर्ट करें तो दैट टर्न्स अराउंड टू 12 साढ़े 12 मोर देन लाख 1 रुपए मिलियन, बनते हैं, यस। ठीक है? तो अब हम ये सर्विसेज बड़े आराम से इसके 25% पे भी प्रोवाइड कर सकते हैं, जो कि मे बी इंडिया या बांग्लादेश के लिए उतना फिजिबल नहीं होगा, सही। ठीक है? तो ये मॉनेटरी बेनिफिट तो बहुत ज़्यादा, और अगेन अगर आप पाकिस्तान के अंदर एक बिल्कुल बेसिक लेवल बुक कीपर की बात करें तो मे बी ही वुड बी अर्निंग समथिंग अराउंड 40,000 50,000 रुपीज़ पर मंथ। तो अगेन फ्रॉम 40 to 50,000 रुपीज़ पर मंथ टू अर्निंग लाइक मे बी 800 और $1,000 पर मंथ, देयर इज़ अ ह्यूज शिफ्ट। और इसके अलावा उस जॉब के लिए ही और शी डज़ नॉट नीड टू बी अवेलेबल 9 to 5, सही। ठीक है? अपनी सर्विसेज देनी है, फ्लेक्सिबिलिटी भी है, तो इसमें ये ओवरऑल एक विन-विन सिचुएशन है और पाकिस्तान को इस टाइम तो बहुत ज़्यादा सूट कर रही है। हुँ, क्योंकि पाकिस्तान को एज़ इकोनॉमी की उस हवाले से भी कि आपके मुल्क में पैसा आ रहा है, और ये जो आर्बिट्राज इतना ज़्यादा बन चुका हुआ है, जो कि इंडिया और बांग्लादेश उस हद तक एन्जॉय नहीं कर रहे, आपकी हाँ। सर्विस भी कम्पेटिटिव हो सही। जाएगी। अच्छा, ये वर्चुअल सीएफओ के बारे में बताइए हुँ, क्योंकि एक कंपनी है, वो फिज़िकली बंदा उन्होंने हायर किया हुआ है। हुँ, हुँ, वो आता है, फाइनेंशियल डिसीजन करता है, देखता है, डिसीजन करता है। हुँ। तो ये वर्चुअल सीएफओ कौन रखता है? और ये है क्या? ये बताएँ। एक्चुअली वर्चुअल सीएफओ तो बेसिकली जस्ट एक जो उसकी नेचर ऑफ गिविंग सर्विस से ही ड्राइव्ड एक हुँ, टर्म है कि बेसिकली ही इज नॉट प्रेजेंट देयर फिजिकली, लाइक एक वर्चुअली जिसको हम फ्रैक्शनल सीएफओ भी अक्सर इंटरचेंजेबली ये टर्म्स यूज होती हैं। हुँ, तो इसमें काम तो वही है बेसिकली जो एज अ सीएफओ आप काम कर रहे होते हैं, बट अगेन जिस तरह से मैंने आपको बताया कि स्पेशली स्मॉल एंड मीडियम साइज बिजनेसेस जो कि एक फुल टाइम सीएफओ अफोर्ड नहीं कर सही, सकते, ठीक है? बिल्कुल। तो उनके लिए बहुत ही एक सूटेबल सिचुएशन होती है कि यार अब उनको, अगर आप गौर करें कि उनको भी एक हाई एंड एक फाइनेंस पार्टनर की या हाई एंड एक डिसीजन मेकर की ज़रूरत होती है, हाँ, क्योंकि उनकी जर्नी बहुत क्रिटिकल सिचुएशन पे है, वो मेक और ब्रेक सिचुएशन पे है एज कम्पेयर टू एमएनसीज जो कि ऑलरेडी स्टैब्लिश बिजनेसेस बिल्कुल। हैं, एंड मे बी दे कैन अफोर्ड सम सॉर्ट ऑफ बैड डिसीजन मेकिंग अप टू सम एक्सटेंट, जो कि एक ग्रोइंग बिजनेस है उसके लिए वो लीथल हो सकता है। अगर उसने कोई भी एक बैड डिसीजन ले लिया तो वो उसकी सारी जर्नी को रैप अप कर सकता है। सही। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर देम टू हैव अ पर्सन ऑन देयर बोर्ड, बट दे कांट अफोर्ड इट, और ये नेचुरली एक रास्ता बनाता है वर्चुअल सीएफओ की पोजीशन के लिए कि हाँ, जो एक बंदा अवेलेबल हो, उनको अपना एक लिमिटेड टाइम दे एंड मेक श्योर थिंग्स आर गोइंग इन द राइट डायरेक्शन फॉर देम। सही। अच्छा, इसके बाद आपने ना यूएस टैक्सेशन का भी मेंशन किया। हुँ, तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि लाइक टैक्स का काम थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड समझा जाता है, हुँ, ज़िम्मेदारी वाला काम है। हुँ, एक बंदा जिसका ग्रेजुएशन का बैकग्राउंड है, हुँ, सीए, सीसीए व्हाटएवर, कोई भी उसका अकाउंटेंसी एंड फाइनेंस का बैकग्राउंड है, हुँ, तो पाकिस्तान में बैठे हुए कहीं से कुछ सीख के यूएस टैक्सेशन के बारे में क्या सर्विसेज प्रोवाइड कर सकता है, और क्वालिटी सर्विसेज जो कि वहाँ की जो आवाम है, हुँ, इंडिविजुअल्स हैं, जो बिजनेसेस हैं, वो सर्विसेज लें, हुँ। ये इसमें कितनी रियलिटी आप देखते हैं, ये बताएं। अच्छा देखिए, इसमें अगर तो मैंने ये काम खुद स्टार्ट ना किया होता तो हाँ, शायद मैं भी इस तरह से इन्हीं लाइन्स पे सोचता ठीक कि है। मे बी लाइक यार ये पॉसिबल नहीं है, टैक्स का हाँ, काम है, लीगैलिटी इन्वॉल्व है, मैं हाँ, कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता, मेरे पास लाइसेंस तो मुझे कोई नहीं चाहिए। बट अगेन किसी भी चीज़ को करने का बेस्ट तरीका ये है कि जस्ट डू इट, करके ठीक है, देख लें, ठीक है? ठीक है। इसमें मैं फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपको जो एक बंदा है जो पाकिस्तान के अंदर लाइक चार्टर्ड अकाउंटेंट है, उसको टैक्स इकोसिस्टम का पता है। टैक्सेशन क्या चीज़ होती है, उसके लिए ये कोई एलियन कंसेप्ट नहीं है, ठीक है? हाँ, हाँ, उसको जस्ट ट्यून करना है अपने आप को वहाँ की टर्मिनोलॉजी के साथ और वहाँ के लॉज़ के साथ, ठीक व्हिच है। इज़ अगेन आई मस्ट से कि वेरी सिंपलर एंड वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड एज़ कम्पेयर टू व्हाट इट इज़ इन पाकिस्तान और इन इंडिया, ठीक है?
अब उसके अंदर जो कुछ आपको गाइडेंस अवेलेबल है, देयर आर मल्टीपल सोर्सेज जहाँ से आप ले सकते हैं। वन वेरी फेमस वन इज़ कोर्सेरा, जहाँ पे यूनिवर्सिटी ऑफ इलिनॉय की तरफ से ये कोर्सेज अवेलेबल हैं। इनफैक्ट मैंने भी वो कोर्सेज किए हुए हैं, जो आपको एक सफिशेंट कॉन्फिडेंस दे देते हैं कि यू स्टार्ट प्रोवाइडिंग दिस सर्विसेज। और जैसे जैसे फिर आप वो सर्विसेज प्रोवाइड करते चले जाते हैं, आपका ज़ाहिर सी बात है एक्सपीरियंस बढ़ता है, यू गेट लॉन्ग न्यू चैलेंजेस, और उनको आप फिर स्टडी करते हैं। इंटरनेट से दोस्ती कर लें, सही। इस दौर में तो बस आप ये काम कर लें, कुछ भी मुश्किल नहीं है। अच्छा, आपने यहाँ पे ना चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के बारे में मेंशन किया है। हम्म, कोई ग्रेजुएट है, हम्म, बीएस अकाउंटिंग एंड फाइनेंस किया हुआ है, किसी ने को मास्टर्स है, हम्म, या इवन कोई बंदा अकाउंट्स की जॉब कर रहा है, वो कहता है यार नहीं गुजारा हो पा रहा, कुछ और करना चाहिए, तो वो ये सोचता है कि चलो जी यूएस टैक्सेशन का काम करते हैं, कहीं से ट्रेनिंग ले लेते हैं, तो क्या उसके लिए भी ये फिजिबल होगा? फॉर अ पर्सन के जिसको टैक्स की नॉलेज नहीं है, नॉलेज ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि टैक्स इकोसिस्टम का पता होना चाहिए। अगर तो नॉलेज नहीं है, आई वुड सजेस्ट अ जर्नी फॉर दैट पर्सन कि वो स्टार्ट करे अकाउंटिंग एंड बुक कीपिंग से, ठीक है? क्योंकि अकाउंटिंग एंड बुक कीपिंग के अंदर भी आप टैक्सेशन की एंट्रीज तो कर रहे हैं ना, आप आहिस्ता आहिस्ता फेमिलियर हो जाएंगे वहाँ पे। फॉर एग्जांपल इफ आई से कि अगर हम कनाडा की बात करें, वहाँ पे एचएसटी लगता है। आप यूएसए की बात करें, वहाँ पे वैट लग रहा है, और इसी तरह से यूके में वैट लग रहा है। तो उन चीज़ों से आहिस्ता आहिस्ता फेमिलियर हो जाएंगे। फिर उसके बाद पेरोल टैक्सेस क्या हैं, वो सारा कुछ उनकी, क्योंकि जब आप अकाउंटिंग एंड बुक कीपिंग के प्रोसेस के थ्रू जा रहे हैं, तो आप उससे फेमिलियरिटी ले रहे हैं। तो वहाँ से अपनी जर्नी को स्टार्ट करें, एंड व्हेन यू आर इनफ कॉन्फिडेंट कि हाँ यू कैन डील विद दिस एरिया, फिर आहिस्ता आहिस्ता अपने स्कोप को बढ़ाएं। राइट। अच्छा, आपने ना यहाँ पे स्टार्टअप एडवाइजरी के बारे में बताया था, तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये एक्चुअली स्टार्टअप एडवाइजरी है क्या, और इसका स्कोप क्या है नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे, और इसके सक्सेसफुल ना होने के क्या कितने चांसेस होते हैं? अच्छा देखें, स्टार्टअप एडवाइजरी तो बेसिकली वर्ल्ड वाइड तो ये बहुत एक पुराना कंसेप्ट है। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में थोड़ा सा ये अभी हमें लगता है कि न्यू कंसेप्ट है। वो बेसिकली है ये कि देर इज़ अ वेरी कॉमन फिनोमिना कि कोई भी फाउंडर्स कोई एक बिजनेस आइडिया लेकर आते हैं, और उस चीज़ के लिए दे हैव द स्किल्स एंड टू मेक इट हैपन, बट दे डोंट हैव द कैपिटल। तो उसके लिए वो डिफरेंट इन्वेस्टर्स को अप्रोच करते हैं। स्टार्ट में उनके पास एंजल इन्वेस्टर्स की ऑप्शन होती है, जो जस्ट एक आइडिया के ऊपर इन्वेस्ट करने को रेडी होते हैं। देन देयर इज़ सीरीज़ ए, सीरीज़ बी इन्वेस्टमेंट एंड सो ऑन। तो ये चीज़ वर्ल्ड वाइड एक बहुत कॉमन फिनोमिना है, और इस चीज़ को लोग काफ़ी अरसे से, मतलब बहुत अरसे से ये चीज़ चल रही है। सही। पाकिस्तान के अंदर ये चीज़ थोड़ी सी न्यू है, बट द गुड थिंग इज़ कि जिस तरह से हमने अभी रिसेंटली देखा, हमारे प्रोग्राम शार्क टैंक पाकिस्तान वगैरह पाकिस्तान में आए हैं, तो ये खुशाइन बात है, और इससे हमारे जो स्टार्टअप कल्चर है उसको एक बूम तो मिलेगा। लेकिन मेरा ये ख्याल है कि इसमें मज़ीद हमें कुछ करने की ज़रूरत है कि लोग ज़्यादा इस तरफ आएँ और अपने स्टार्टअप से, विच अगेन लिंक बैक टू दैट डिस्कशन के अगर आप जॉब से हट के माइंडसेट हटा के एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ आएंगे तो ही बिजनेसेस बनेंगे। अच्छा, शार्क टैंक पे भी बात करते हैं, इसमें मैं आपकी इनपुट ज़रूर लूँगा, बट मैं ये जानना चाहता हूँ कि इसमें चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का क्या रोल होता है? लाइक लेट्स से मेरे पास एक आइडिया है कोई बिजनेस का, तो मैं आपके पास आऊँगा कि आप मुझे क्या क्या करके दें, अच्छा, मुझे बताएं ज़रा। अच्छा, उसमें ये होता है कि बेसिकली एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट कोई भी बिजनेस जब आता है ना, अब देखें एक बड़ी कॉमन सा फिनोमिना है कि जब आप एक बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, यू हैव टू एड्रेस अ प्रॉब्लम इन द मार्केट, ठीक है? कोई मार्केट में प्रॉब्लम होनी चाहिए जिसका आप सोल्यूशन दे रहे हैं, एंड बाय प्रोवाइडिंग दैट सोल्यूशन यू आर प्लानिंग टू अर्न मनी, ठीक है? तो जो हमारे पास जो भी स्टार्टअप्स आते हैं, बी इट ऑन नेशनल लेवल और ऑन इंटरनेशनल लेवल, हम उनकी सबसे पहले फिजिबिलिटी देखते हैं कि क्या ये जो बिजनेस करना चाह रहे हैं ये फाइनेंशियली वायबल है, ये हो भी सकता है। ये जो मार्केट की बात करें, वी डू द मार्केट रिसर्च कि ये प्रॉब्लम एग्जिस्ट भी करती है, क्योंकि अ लॉट ऑफ टाइम्स देयर कम्स क्लाइंट टू अस के वो बेसिकली एक सॉल्यूशन बना चुके होते हैं या उनसे बन गया होता है, ठीक है, वो बाय चांस से, और वो उसके लिए प्रॉब्लम ढूंढ रहे होते हैं कि यार मैं इसे किस प्रॉब्लम में फिक्स करूं, कि विच इज़ अ वेरी अननेचुरल अप्रोच टू इट। और ज़्यादातर स्टार्टअप्स अनफॉर्चुनेटली इस चीज़ का शिकार होते हैं और वो सक्सेसफुल नहीं हो सकते। लेकिन जो एक नेचुरल स्टार्टअप है, जो एक वाकई प्रॉब्लम ड्रिवन स्टार्टअप है कि वहाँ से उसका सोल्यूशन लेकर आए हैं, दैट इज़ हाई चांसेस ऑफ सक्सेस। और हमारा उसमें रोल ये होता है कि हम उनको सही तरीके से गाइड करें, पहले उनके लिए उनकी फिजिबिलिटी के ऊपर काम करें। वंस दैट इज़ डन, इसके बाद हम इन्वेस्टर रेडी डॉक्यूमेंट्स उनको प्रोवाइड करें, दैट इंक्लूड्स पिच डेक्स, बिजनेस प्लान्स, हाँ वो सारी चीज़ें कि जो कि वो इन्वेस्टर को फॉर्मली प्रेजेंट कर सकते हैं और उनके साथ अपनी इन्वेस्टमेंट की जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं। सही। अभी शार्क टैंक पे बात करते हैं।
कि एक प्रोग्राम ही है, जो हम देखते हैं जी कि जी। सोशल मीडिया पे या टीवी पे कोई प्रोग्राम चल रहा है। हम्म, लेट्स से मैं हूँ, मैंने एक आइडिया पिच किया कि मैं ये काम करना चाहता हूँ, और मैंने उनसे कहा कि आप मुझे इतनी इन्वेस्टमेंट दे दें, हम्म, इतने परसेंट आपका होगा तो चलें जी। हम्म, तो ये क्या आप देखते हैं कि इसमें क्या रियलिटी है, हम्म, क्या वाकई ही ये है कॉन्सेप्ट, या इधर समथिंग एल्स, हम्म। क्या सोचते हैं आप? अच्छा नहीं देखें, बेसिकली प्रोग्राम की हद तक बात ये है कि उन्होंने ऑडियंस को भी खुश रखना है, ठीक है ठीक ना? है। तो उसके अंदर तो डेफिनेटली इट्स नॉट लाइक दैट कि 5 मिनट या 10 मिनट में किसी ने आके मुझे प्रेजेंट किया और मैंने कहा ये लो आप 100 करोड़ का चेक ले लो, या तो इट इज़न्ट लाइक दैट। बट अगेन हैविंग सेड दैट, एक तो ये है कि उसके अंदर प्रॉपर ड्यू डिलिजेंस उसके बाद में परफॉर्म की जाती है, दैट इज़ नोन फैक्ट। हाँ कि एक शार्क टैंक पे जो एक पिच आई, उसके ऊपर किसी इन्वेस्टर ने एग्री कर लिया कि ही इज़ और शी इज़ गोना इन्वेस्ट इनटू इट। हाँ उसके बाद उसकी प्रॉपर ड्यू डिलिजेंस होती है। अगर आप प्रोग्राम में देखें तो उसमें दे आस्क फॉर देयर नंबर्स, रेवेन्यू क्या है, ग्रॉस मार्जिन क्या है, नेट मार्जिन क्या है, ये सारी चीज़ें उनसे पूछी जाती हैं। उसके बाद प्रोडक्ट मिक्स क्या है, ये सारी चीज़ें, तो उसकी ड्यू डिलिजेंस होती है। और ये सारी चीज़ें वेट करने के बाद ही जो डील है वो मैच्योर होती है। सही। तो हाँ, ये बिल्कुल सच है, ऐसा नहीं है कि बस वो एक्टिंग हो रही है वहाँ पे सारी, तो वो रियलिटी शो ही है। लेकिन इसके प्रोसेस अभी कंटिन्यू रहता है। अच्छा ये बताएं कि वहाँ पे जो भी पैनल में लोग होते हैं, हम्म, क्या वो खुद से इन्वेस्टमेंट दे रहे होते हैं, या उनके बैक पे कोई कोई इंस्टीट्यूशन होता है, या कुछ और इन्वेस्टर्स होते हैं जो कि कहते हम्म। हैं कि आप हमारी बेस पे असेस करें और अकॉर्डिंगली आप डिसीजन मेकिंग करें? अच्छा देखिए, शार्क टैंक का जो फॉर्मेट है, जिस तरह मैं जानता हूँ इनको, कि जो इन्वेस्टर्स बैठे हैं, देयर आर सम इन्वेस्टर जो बैक एंड पे जिनके वेंचर कैपिटलिस्ट फर्म्स हैं, लेकिन उसमें डिसीजन मेकिंग क्योंकि आपने ऑन स्पॉट करनी है, एटलीस्ट हाँ सॉफ्ट डिसीजन तो आपने लेना है कि सही। यू आर गोइंग टू इन्वेस्ट इन इट और नॉट। तो वो जो इन्वेस्टर्स हैं वो बोर्ड का हिस्सा बेशक हों, लेकिन उनके पास डिसीजन मेकिंग पावर तो होती है। दैट्स व्हाट आई बिलीव। बट लेकिन देर इज़ नो हार्म इन टू इट कि अगर कोई उसके बाद बैक एंड पे कोई इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर भी आ जाए, ऑल दे केयर अबाउट कि आपको उस बंदे का टाइम, उस बंदे की गाइडेंस चाहिए और कैपिटल चाहिए, बाकी तो काम ऑल राइट। फाउंडर ने करना है। ऑल राइट मानसी हम्म, साहब, माशाल्लाह, थैंक यू सो मच कि आपने बड़ा डिटेल में गाइड किया, हम्म, और मैं उम्मीद करता हूँ कि जो ऑडियंस है उनको भी काफ़ी आंसर्स मिल गए होंगे, हम्म। और उनके लिए गुफ्तगू मुफीद रही होगी। थैंक यू सो मच। थैंक यू, प्लेजर, थैंक यू।